बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम सब ये जानते हैं कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद बेशतर इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हो चुके हैं। बेशतर फ़ंड्स और माली वसाइल भी सूबों के पास होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी सूबों की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का अलमिया ये है कि सूबों के अंदर जो कुछ हो रहा होता है या मुख्तलिफ़ वफाकी इकाइयों के अंदर, उससे मीडिया बिल्कुल कोई सरोकार नहीं रखता। अमूमन हमारे मीडिया में मरकज़ से मुतालिक और फिर वो भी खुसूसन चंद शख्सियात या चंद अफराद से मुतालिक मौज़ूआत वो ज़ेर बहस रहते हैं। और बजा तौर पर बलूचिस्तान हो या गिलगित बल्तिस्तान हो या सिंध हो या जनूबी पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, वहाँ के लोग गिला करते हैं कि उनके बड़े बड़े मसाइल को जो इंसानी ज़िंदगियों से मुतालिक होते हैं उनको भी मीडिया तवज्जो नहीं देता। चुनांचे आज के प्रोग्राम में हम मरकज़ की पॉलिटिक्स या डर्टी पॉलिटिक्स की बजाय हम सिंध की सूरत हाल, बलूचिस्तान की सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, सूबे पंजाब की सूरत हाल, गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल और आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ होंगे पंजाब की सूरत हाल का जायज़ा पेश करने के लिए मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब सैयद इमरान शफ़क़त साहब। सिंध की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे जनाब शहाब ओस्तो साहब और बलूचिस्तान की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब और आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बताएँगे हमें तारिक नक्काश साहब और गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल हमें फैज़ुल्लाह फ़राक बताएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल से आगाही के लिए हमने स्टूडियो में ही ज़हमत दी है जनाब रिफ़तुल्लाह और अगज़ई साहब को। तो हम आगाज़ करते हैं सिंध से। शहाब ओस्तो साहब, इस वक्त सिंध का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सिंध के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि सबसे बड़ा मसला क्या है, तो ज़ाहिर है सबसे बड़ा मसला यही है कि सिंध में सिंध की पॉलिटिक्स थोड़ी दूसरे सूबों से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है आपको। क्योंकि सिंध में कराची की पॉलिटिक्स जो है, वहाँ तो आपको बहुत सारे स्टेक होल्डर्स और कंपेटिटर्स मिलेंगे। पीटीआई भी है और पीएमएलएन की भी प्रेजेंस है, मुख्तलिफ और जमातें भी हैं। लेकिन जो ज़्यादातर जो सिंध का जो पॉलिटिकल जो मैस है वो तो प्रोविंस के कराची से बाहर है। वहाँ पे कोई पॉलिटिकल अपोजिशन नाम की चीज़ नहीं है। जीडीए जो है वो इनएक्टिव रहती है। एमक्यूएम आपको पता है कि वो कराची हैदराबाद तक महदूद है, पीटीआई कराची के भी कुछ इलाकों तक। तो पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से उनको एक वॉक ओवर मिल रहा है और उन्होंने जो है वो उनको कोई अपोजिशन नहीं है सिंध के अंदरूनी इलाकों में। तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है और अनफॉर्चुनेटली अकाउंटेबिलिटी ना होने की वजह से बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे एक ख़तरनाक सिचुएशन ये पैदा हुई है कि पीपल्स पार्टी जरदारी साहब ने ख़ास तौर पे पिछले 15 सालों से इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स को ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है, उस पर ही वो सारा काम चला रहे हैं। जो पीपल्स पार्टी की जो मंशूर और जो उनका जो प्रोग्राम था वो इतना ज़्यादा अहम नहीं रहा। अब इस पैराडाइम शिफ्ट की वजह से वहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि जो लोकल जो वहाँ के जागीरदार और जो कबायली सरदार और इस तरह की जो ट्राइबल पॉलिटिक्स है, फ्यूडल पॉलिटिक्स है, उसको बड़ी बड़ी दोबारा जो एक तरह से ज़िंदगी मिली है। क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स में अगर उस इलेक्टेबल के पास डीसी एसपी यानी पब्लिक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका पावर मिल जाए तो आप सोच सकते हैं कि वो वहाँ पे कितना पावरफुल होता है। ठीक। तो उसकी वजह से ये कि मिडिल क्लास जो है वो बिल्कुल इररिलेवेंट होता जा रहा है। 15 साल से मिडिल क्लास को कोई, आप देखें अगर पिछले 15 साल की पॉलिटिक्स उठा के इलेक्शंस जितने भी हुए आप देखें तो आमतौर पे वही पॉलिटिकल फैमिलीज हैं या उनके बच्चे हैं जो इलेक्शन जीतते हैं। और ये क्यों जीतते हैं, अगर आप सिंध की जो 15 साल की परफॉर्मेंस देखें इस गवर्नमेंट की और गवर्नेंस देखें और जो यहाँ पे करप्शन है, तो समझ में नहीं आता कि वो लोग क्यों वोट देते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पे पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं है। और जो तो जीडीए और जेयूआई किसी हद तक अपोजिशन बनने की कोशिश में कामयाब नहीं हो सकी।
देखिए, जेयूआई का प्रॉब्लम यह है कि जेयूआई नेशनल पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के साथ जब से ये इमरान खान फैक्टर पैदा हुआ है, तो जेयूआई की पॉलिटिक्स जो है वो जुड़ गई है बिल्कुल पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के साथ। और वैसे भी रिवायती तौर पे जेयूआई कुछ जगहों पे अपने लोगों को खड़ा करती है, एक दो सीटें भी उठा लेते हैं कभी कभी, लेकिन वो एक्टिवली लोकल लेवल पे एक रेजिस्टेंस देना पीपल्स पार्टी को और लोगों के साथ खड़ा होना, खासतौर पर मिडिल क्लास जो है, जो इस वक्त बुरी तरह से मायूस हो चुका है। मैं ज़रा आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ चलता हूँ और तारिक नक्काश साहब ज़रा ब्रीफली बताइए, आज़ाद जम्मू कश्मीर में सियासत और हुक्मरानी की क्या सूरत हाल है? आज़ाद कश्मीर छोटा सा इलाका है, 13,297 मुरबा किलोमीटर हमारा पूरा रकबा है और 10 इसके अजला हैं। इनिशियली ये 2.5 अजला थे। जब 47 में इलाका आज़ाद हुआ तो हमने मजीद इलाका तो आज़ाद नहीं करवाया, लेकिन खींच तांच के ज़िले अपने 10 कर लिए। यहाँ शराफानगी भी बेहतर है। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों की निस्बत हमारे यहाँ जो है वो पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिंध वाली सूरत हाल तो नहीं, लेकिन यहाँ शराफानगी के बेहतर होने के बावजूद जो हमारे बरादरीज़म का जो है बहुत लानत है, वो बहुत तेज़ी से जो है वो सरायत कर चुकी है। या हम इलेक्शन में अपनी बरादरी को वोट देते हैं और उसमें भी ये देखा जाता है कि ये इस्लामाबाद में किसकी हुकूमत है। तो इस्लामाबाद में जिसकी हुकूमत होगी, हमारी रिवायत ये है 85 ऑनवर्ड हमने इस्लामाबाद में अगर इस्टेब्लिशमेंट थी तो हमने प्रो इस्लामिक पार्टी को यहाँ से इक़्तिदार में लाया, पीपल्स पार्टी थी तो हमने पीपल्स पार्टी को लाया, मुस्लिम लीग नवाज थी तो हमने उनके चैप्टर राइजे के उसे इक़्तिदार में लाया। और उसके बाद अब पीटीआई 2000 जो हमारा 21 में इलेक्शन हुए हैं, इस्लामाबाद में पीटीआई की हुकूमत थी, हमने यहाँ पीटीआई की हुकूमत बना दी है। अब इतने छोटे से खित्ते को इसके जितने वसाइल थे तो उस लिहाज से इसे एक रोल मॉडल होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो मैं ये समझता हूँ हमारे सबसे जो बड़ा मसला ये है कि हमने इस खित्ते को, मुझे अब ये लगता है कोई 3 दहाइयों की सहाफत के बाद, कि ये खित्ता हमने अशराफिया के मराद और मफादात के लिए, जो पॉलिटिकल एलीट है और जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक एलीट है, उनके मफादात और मराद के लिए जो ये खित्ता जो है आज़ाद करवाया और यहाँ एक आज़ाद हुकूमत हमने कायम की है। आम आदमी की फलाह बहबूद जो है वो अभी भी हनूज दिल्ली दूर अस्त वाली बात है। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो जिरगे का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। तारिक नक्काश साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए कि कश्मीर की जो सूरत हाल आपने बता दी, तो इस क्राइसिस से उसको कैसे निकाला जा सकता है? सबसे बड़ा मसला इस छोटे से खित्ते का ये है कि हमने बहुत लोडेड एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ रखी हुई है। करीबन हमारे 1 लाख मुलाजिम है। आज़ाद कश्मीर की आबादी जो है 4 मिलियन के करीब है या 4.5 मिलियन होगी। उसमें से बेशतर लोग जो है मुल्क से बाहर होते हैं। मीरपुर के लोग जो हैं ड्यूअल नेशनल हैं, इंग्लैंड में होते हैं। हमारे नॉर्थ में बहुत से लोग जो हैं वो गल्फ कंट्रीज़ में जॉब करते हैं। तो बहुत लोडेड एडमिनिस्ट्रेशन है। हमारी हुकूमतें अक्सर रोना रोती हैं कि हमारे पास वसाइल की कमी है। बहुत आप देखें 163 अरब रुपए का हमारा बजट है रवा माली साल का, और उसमें से सिर्फ 28.5 अरब जो है वो डेवलपमेंट के कामों के लिए है। बाकी सब हमारी तनख्वाहों में और पेंशन्स में रकम जारी है। नॉन डेवलपमेंट जो रिकरिंग बजट में जो सारी रकम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके वज़ीर आज़म भी अरबपति है, लेकिन कल वो रो रहे थे और सेक्रेटरियों के सामने बेबस नज़र आ रहे थे। तो आज़ाद कश्मीर में भी कोई तब्दीली तो नहीं आ रही? देखे ना, मैं यही कहता हूँ कि इतनी लोडेड एडमिनिस्ट्रेशन है माशाल्लाह, उन्होंने जो है वो हर छोटे छोटे महकमे को भी एक सेक्रेटरी दे दिया है। दरियादिल आदमी है, लेकिन उसका फिर ग्राउंड पे उसका इफेक्ट नजर आना चाहिए कि आपकी इस, जैसा कि मैंने बताया 13,297 मुरबा किलोमीटर एरिया और इसकी पॉपुलेशन 4.5 मिलियन यानी 45 लाख। इस आबादी में इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन का इफेक्ट जो है रिलीफ की शक्ल में लोगों को मिलना चाहिए था, वो नजर नहीं आ रहा है। हमने वजीर बहुत बना दिया। आपको, आपके नाज़रीन को जानकर हैरत होगी कि आज़ाद कश्मीर की वाहिद असेंबली है मुल्क की सारी असेंबलियों में जिसके अरकान ने अपने लिए पेंशन का कानून भी पास किया हुआ है। माशाल्लाह हमारे लोग जो है वो दुनिया में कहीं मराहत का जब बिल देखते हैं तो उसको रेप्लिकेट यहाँ कर नहीं, मुझे मुख्तसर से जवाब दीजिए कि दरिया दिल को बदलने की कोशिश की जा रही है या दरिया दिल का दिल तब्दील हो रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है?
देखिए, दरिया दिल को बदलने की कोशिश उस वक्त तक कामयाब नहीं होगी जब तक उनके पार्टी के सरबराह इमरान खान साहब इसमें आमादा नहीं होंगे। मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाएगा, भले उस पर कितना भी प्रेशर हो, क्योंकि पीटीआई जिस तरह गुमान किया जा रहा था कि पीटीआई हैज लॉस्ट ग्राउंड, ऐसी बात नहीं हुई। वगरना अगर वो बात होती तो बहुत पहले कुछ लोग चले जाते। लेकिन दरिया दिल को तो इमरान खान साहब ने नहीं ना, किसी और ने वजीर आजम बनाया ना। लेकिन फिर इमरान खान साहब के जरिए ही बनाया ना, जिसने बनाया इमरान खान साहब के जरिए बनाया। तो अगर हटाना भी हुआ तो इमरान खान साहब के जरिए ही होगा, अदरवाइज जो है वो तो नहीं हो सकता। अगर पीपल्स पार्टी की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के अंदर भी आपस में दूरियां तो हैं। कोई नहीं चाहता कि मुखालिफ पार्टी जो है, क्योंकि कल का इलेक्शन जो है आपस एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, तो कोई नहीं चाहेगा कि वो जो है दूसरे को स्ट्रेंथन करे। तो इसलिए मेरा ख्याल है तनवीर इलियास साहब कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो इश्यूज हैं जो हर वज़ीर आज़म इग्नोर करता है, हमारे हर वज़ीर आज़म समझता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है, अशराफिया एलीट जो है ब्यूरोक्रेसी की, उसको जितनी ज्यादा मुराद देंगे तो ये खिदमत है। वो ऐसा है नहीं। आपके 11 अस्पताल हैं आजाद कश्मीर के, मुजफ्फराबाद में 2 और बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। छोटे अस्पतालों की बात नहीं करता हूँ। नॉट अ सिंगल हैज एनी इमरजेंसी एंड एक्सीडेंट सेंटर, किसी में नहीं है। हालांकि ये कैलेमिटी प्रोन एरिया है, यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं, पहाड़ी इलाका है, आप पास उसके लिए पैसे नहीं। मुझे माजरत, बाकी सूबों को भी वक्त देना है। तो सईद इमरान शफकत साहब, आजकल पंजाब बड़े तब्दीलियों की जद में है, तो पंजाब किस तरह जा रहा है और आप क्या समझते हैं कि ये जो पीटीआई और परवेज़ इलाही का दौर था, ये कुछ हवालों से बेहतर साबित हुआ है पंजाब के लिए, या कि नहीं मुस्लिम लीग के दौर से भी बदतर साबित हुआ है? पंजाब में चूँकि हमने शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस देखी हुई थी, मैं वैसे जो गवर्नेंस का लेवल जो शहबाज शरीफ साहब का भी था, हम उसके भी नाकद थे और हम समझते हैं कि उससे ज़्यादा चीज़ें अच्छे तरीके से डिलीवर भी हो सकती थी। और जो बेसिक फ़िलासफ़ी है एक, यानी शहरी की जो टूवर्ड्स रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, या रियासत की टूवर्ड्स शहरी की तरफ जो ज़िम्मेदारी होती है, उन ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह से कभी भी पाकिस्तान में पूरा नहीं किया गया। लेकिन शहबाज शरीफ ने बड़ा अच्छा यहाँ पर काम किया था। जो उस्मान बुज़दार साहब ने आके वो पूरी मेहनत के साथ हर चीज़ जो की गई थी उसको बर्बाद किया, अच्छे खासे तरीके से बर्बाद किया। मैं समझता हूँ कि कल जो परवेज़ इलाही साहब ने बात की कि हमारे 5.5 माह का जो दौर है वो उसमें मैंने 5 साल की कसर निकाल दी, या वो जो पीपल्स यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद कर रहे थे बेसिकली, तो वो बात उनकी दुरुस्त थी। परवेज़ इलाही साहब जब मुशर्रफ के दौर में थे वज़ीर आला, तो तब भी कोई बुरे हालात नहीं थे, अच्छी चीज़ें हुई पंजाब में, खुसूसन 1122 आया, फिर जो ट्रैफिक वार्डन्स जो लाहौर में थे, इसी तरह बड़े अच्छे उनके काम थे। किताबों के हवाले से एमरजेंसीज़ में मुफ्त अद्वियात मिलती थी। शहबाज शरीफ साहब ने आके कुछ चीज़ों को आगे भी बढ़ाया, कुछ चीज़ों को सियासी मुखासमत में कम भी किया, लेकिन बुज़दार साहब ने तबाही फेर दी थी। मैं आपको उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको यूँ दूँगा कि कोई परेशान हाल ही नहीं था। मैं चूँकि हार्ट पेशेंट हूँ, यहाँ पर PIC है, तो वहाँ पर अक्सर हमारा जाना आना रहता था एमरजेंसी में। तो एमरजेंसी में एक डॉक्टर बैठा होता था और रश लगा होता था, यानी जो एमरजेंसी में, अब ये ज़हन में रखिएगा कि आपके पास मरीज़ को डील करने के 30 मिनट्स होते हैं एमरजेंसी में। अगर वो 30 मिनट में आपने उसको फ़र्स्ट एड दे दी तो वो बच जाएगा, अदरवाइज़ फिर अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, हमने अल्लाह के खाते में डाल देनी होती है। इस तरह की चीज़ें, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये वाली बात करते हुए। तो डॉक्टर जो है वो किसी को कोई परेशानी नहीं है, हम जाके MS से इधर उधर जो उस वक्त दस्तयाब लोग होते थे उनसे जाके थे ये जुल्म क्यों कर रहे हैं लोगों के ऊपर, थोड़े से डॉक्टर बढ़ा दें। और नहीं जी हमारे पास अमला यही है, मतलब कोई परेशान हाल ही नहीं था। मैं इस लफ्ज़ की जो तकलीफ़ मैं मेरी ज़ुबान से हो सकता है आपको महसूस ना हो रही हो, लेकिन वाकई वो दौर जो था वो बड़ा तकलीफ़ का था। और फिर वो डॉक्टर्स जो थे उनको भी कोई पूछने वाला नहीं था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि डॉक्टर स्मार्टफोन रख के पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है और वो बैठ के ड्रामे देख रहे हैं। तो ये वाला भी हमने यहाँ पे दौर देखा है। और एक आखिरी बात मैं जो इस ज़मीन में आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि उस्मान बुज़दार साहब के दौर में जो बुनियादी जो चीज़ें होती थी ना, वो जो एक शहरी का हक़ होता है उसको वो दस्तयाब नहीं थी। मिसाल के तौर के ऊपर जो ये लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये मादर पिदर आज़ाद हो चुके हुए थे। हमारे ऑफिस के बाहर एक फिल्थ डिपो पड़ा हुआ था, वो कचरा दान आप कह लें, तो वहाँ पर बाकायदा स्मेल पूरे इलाके में फैलती थी। और ये लाहौर का एक पॉश इलाका है जहाँ की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अच्छा, मैं ज़रा खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, इमरान साहब आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे, मेरे साथ तशरीफ रखते हैं। रिफत तावरगज़ई साहब, खैबर पख्तूनख्वा के लिए
जो PTI की 9.5 साल या 9.25 साल हुकूमत थी वो कैसे साबित रही माजी की हुकूमतों से? जब आप मुआवजना करते हैं, कुछ हालात बेहतर हुए उनके दौर में या अबतर हुए? हाल ही में जो सबसे 2 बड़े जो हमें इश्यूज़ दरपेश है वो ये कि एक तो वहाँ पे दहशतगर्दी ने फिर से जो है ना सर उठाना शुरू किया, और दूसरा ये है कि इकनॉमी की सूरत हाल जो है ना सूबे की वो भी बहुत अबतर हो गई है। तो ये दोनों जो है ना PTI के दौर में हुए तकरीबन। ये आपकी भी जो है ना इस पे बड़ी नहीं, नज़र वो तो कहते जब तक हम थे तो अमन अमान की हालत ठीक थी, हमारे जाने के बाद हालत ख़राब हुई है। तो ये अब ये तो बिल्कुल जो है ना साबित बात है कि अब 15 नवंबर के बाद 15 अगस्त के बाद 2021 यहाँ पे किसकी हुकूमत थी? तकरीबन 1-1.5 साल तो यह बरसे इक़्तिदार थे जब हालात ख़राब होना शुरू हुए। तो वो आपने देखा कि फिर इसमें सबसे जो यानी वो बड़ी अफसोसनाक बात है वो ये है कि ये तकरीबन 1.5 साल तक सिक्योरिटी की सूरत हाल मुसलसल ख़राब होती रही, लेकिन सूबाई हुकूमत जिसकी ये ज़िम्मेदारी है कि जो आपने ज़िक्र भी किया कि 18वीं तरमीम के बाद जो है ना वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो है ये तो सूबों की ज़िम्मेदारी है, वो कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थी। यानी आज तक जो है ना उनके लोग जो है ना इस पर कोई बात नहीं करते हैं, बिल्कुल जो है ना उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ था। तो ये जो बड़े बड़े वाक़यात हुए जैसे लकी मरवत में जो है ना वो 6 पुलिस एहलकार शहीद हुए, फिर 4 और शहीद हुए, उनके जनाजों में कोई हमें जो है ना वो न तो वज़ीर आला नज़र आया, न उनके जो है ना कोई वज़ीर नज़र आया। पेशावर के अंदर जो है ना DSP साहब के ऊपर हमला हुआ, उसमें एक वज़ीर साहब हमने देखा, वो भी जब हमने आवाज़ उठाई कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ये तो जो है ना हमारी पुलिस के। लेकिन वो कह रहे हैं इमरान खान साहब कि हम TTP से मुज़ाकरात कर रहे थे, वो मसले का हल था, और अब इन्होंने मुज़ाकरात बंद करके मामला ख़राब कर दिया। तो ये खान साहब जो है ना ये तो अब जो ये बातें कर रहे हैं, तो जैसे उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है कि हमने जो है ना उनको तकरीबन यहाँ पे ला रहे थे कबायली इलाकों में, 40,000 के लगभग उसने बात की है। तो ये तो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि मुज़ाकरात किस चीज़ पे जो है ना वो ख़त्म हो गए। वो जो 2 मेन इश्यूज़ थे कि वो TTP चाह रही थी कि जो फाटा का मर्जर है उसको रिवर्स किया जाए, और हम असलहा समेत जो है ना वो हम कबायली इलाकों में आएंगे। हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये जो मुतालबात है ये मानना बहुत मुश्किल था। नहीं, आप समझते मुज़ाकरात का नुकसान हुआ? नुकसान तो हुआ, बिल्कुल नुकसान इस तरह हुआ कि मुज़ाकरात जो है ना वो उस तरह यानी प्लानिंग के साथ नहीं हुए। मुज़ाकरात जो है वो जल्दबाजी में किए गए, पार्लियामेंट को भी पूरा एतमाद में नहीं लिया गया। अगर वो जो पार्लिमानी कमेटी से मंजूरी ली गई थी उसमें भी बात सियासी जमातें उस पर पूरी तरह एग्री नहीं थी, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी मुसलसल जो है ना बयानबाजी करते आ रही थी। तो ये जो है ना मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए, हल भी मुज़ाकरात है। अच्छा, ब्रीफली ज़रा मुझे ये बताइए कि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं, तो सूबों के पास तो अब खातिर ख्वाह फंड होता है, इस दौरान सूबे में BRT और बिलियन ट्री के सिवा कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं हुआ, और ये 700-800 बिलियन का कर्जा इस दौरान सूबे के ज़िम्मे चढ़ा दिया गया। तो वो पैसा फिर किधर गया और ये क्राइसिस क्यों है? ये देखें, इन्होंने 9.5 साल हुकूमत की और 950 अरब रुपए का उन्होंने कर्जा लिया। इस वक्त भी अगर आप KP गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर आप देखेंगे तो 360 अरब का तो लिखा हुआ है। इसके अलावा 606 अरब के का जो कर्जा है ये पाइपलाइन में है, और इन्होंने बाकायदा मुआहदे भी किए हैं, और उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स वो एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं, उसके ठेके भी दे दिए गए हैं, जिसमें एक KP SAP का प्रोजेक्ट है। तो ये भी अभी आने हैं ये सारे, और ये पाइपलाइन में है। तो ये सारे जो है ना इन्होंने इतना कर्जा लिया, वो जो बहुत बड़े स्कैंडल अभी वो सामने आने हैं, जो BRT है बाकी भी है, तो ये इसको मतलब ये इनके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ जो है ना सूबे के ऊपर बन गया है। तो ये, और बाकी सेंटर से जो हमारे मतलब इनकी जब हुकूमत थी, जब इमरान खान साहब की हुकूमत मरकज़ में भी थी और सूबे में भी उनकी हुकूमत थी, तो उस वक्त जो हमारे रिसोर्सेज थे, हमारे सूबे के जो नेट हार्डल प्रॉफिट का इशू था, इसके अलावा जो है ना वो ऑयल एंड गैस का था, और पानी इमरान खान साहब के दौर में भी नहीं दिए गए, लेकिन वो कम दिए गए। लेकिन उस वक्त तो बड़ा अच्छा मौका था ना कि जब आपकी मरकज में भी हुकूमत है, सूबे में भी है, लेकिन हमारे वज़ीर आला और ट्राइबल एरियाज के मर्जर के लिए जो 3% ऑफ डिविजिबल पूल वो तो नहीं हो सके, उसमें भी नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन जरा हम कराची दोबारा चलते हैं। ओस्तू साहब, ये जो बल्दियाती इलेक्शन का तनाज़ा खड़ा हुआ है, आप क्या समझते हैं कि ये हल हो जाएगा या कि मसला इससे संगीन हो सकता है? और बतौर एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के आप क्या प्रपोज करते हैं कि इसका हल क्या है, कि अब नताइज को मान लिया जाए या कि नहीं दोबारा इलेक्शन होने चाहिए?
देखिए जी साफी साहब, अनफॉर्चुनेटली अब इस मुल्क में कोई भी इलेक्शन जो है वो माना नहीं जाएगा। एक जो इस वक्त एक माहौल बन गया है कि जब तक आप इलेक्शन जीतेंगे नहीं, आप इलेक्शन को नहीं मानेंगे। और ख़ासतौर पर इमरान खान साहब ने तो अब जो है इसको एक आर्ट बना दिया है। कराची की बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। कराची में जो रवायती तौर पे जो पावरफुल पॉलिटिकल ग्रुप्स था या पार्टी थी वो एमक्यूएम की थी। उसको आपको पता है कि किस तरीके से सारा वो उनका एक डिबाकल हुआ। उसके बाद पीटीआई को लाया गया। पीटीआई की कोई यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बेस नहीं है, कोई ऐसा अच्छा कोई उनका ग्रास रूट्स लेवल पे कोई नेटवर्क नहीं है। वो तो आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट थी, प्लस कुछ इलाके ज़रूर हैं जहाँ पे पीटीआई का अपना एक अर्बन मिडिल क्लासेस में एक असर रसूख था, पॉलिटिकल अपील थी। लेकिन कराची की पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ जो साउथ या जो हमारे ईस्ट के कुछ इलाके हैं वहाँ तक महदूद नहीं है। कराची एक बहुत बड़ा शहर है और इसकी जो पसगिरदाई है उसकी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिक्स का उसका अपना एक आस्पेक्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब एमक्यूएम ने बाइकआउट किया तो जाहिर है फिर ऑल्टरनेटिव जो उर्दू स्पीकिंग वोट था वो जमात इस्लामी की तरफ गया। और जमात इस्लामी ने पिछले कुछ सालों से बहुत फोकस किया हुआ था और कराची के मसाइल पे उन्होंने अच्छी खासी पॉलिटिकल एक अपना कैपिटल क्रिएट किया हुआ था। पीपल्स पार्टी को एडवांटेज ये है कि पीपल्स पार्टी के पास ज़ाहिर गवर्नमेंट है और प्लस उन्होंने अब जो उनकी जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि जी कराची के वो इलाके जहाँ पे उर्दू स्पीकिंग या प्रो एमक्यूएम जो पॉपुलेशन कम है या नहीं है वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया और फिर ज़ाहिर है वसाइल उनके पास थे। तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये इलेक्शंस जो है वो ट्रांसपेरेंट थे, क्लीन थे, ज़ाहिर नहीं थे। लेकिन इसका ज़ाहिर अब हल ये भी नहीं होगा कि आप इसको पूरे प्रोसेस को एबॉर्ट कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है इसको खुद मेरा ख्याल है जमात इस्लामी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अगर पीटीआई को डिप्टी मेयरशिप मिल जाती है, जो वो लग रहा है कि इनके टॉक्स हैं आपस में चल रहे हैं, तो शायद वो फिर स्टेटस को कबूल भी कर लेंगी। और प्लस पीटीआई को पता है कि अब अगर दोबारा इलेक्शंस होंगी और एमक्यूएम आती है तो शायद ये भी सीट्स वो नहीं ले सकेंगे। तो इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी किसी न किसी जो है इस फार्मूले पे दोनों मुतफिक होंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि जमात इस्लामी की ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी के साथ वो अलायंस करे, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब तक उनके साथ जो है इस मामले में साथ नहीं होगी तो लोकल गवर्नमेंट्स का चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नाजरीन, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद एक बार फिर आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हम सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और पंजाब का तज़किरा कर रहे हैं। चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान, जहां से फैज़ुल्लाह फ़राक साहब हमारे साथ है। फ़राक साहब, ये बताइए कि पूरा गिलगित बल्तिस्तान ने तो बर्फ़ का चादर ओढ़ लिया है और ठंड हो गई है, लेकिन लगता है कि लोगों के जज्बात बहुत गर्म है और वहाँ पे ये कुछ दिनों से एहतजाज भी हो रहा था, धरना भी हो रहा था। तो क्या सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान की और लोग क्यों नाराज़ और गुस्सा हैं और किस पे गुस्सा है? बहुत शुक्रिया साफी साहब। यकीनन वो आवाम सड़कों पे गुज़िश्ता कुछ दिनों पे थी सिकरदू गिलगित और मुख्तलिफ अजला के अंदर लोगों के 3 किस्म के इशूज़ थे जिसको लेके वो सड़क पे बैठी थी आवाम जो है। वो एक तो गंदम सब्सिडी का मामला था, गुज़िश्ता कई बरसों से ये सब्सिडी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दी जा रही है और उसमें कुछ कटौती थी। और दूसरी जो बात थी वो यहाँ पे टैक्सेस, चूँकि टैक्सेस तो लगे नहीं है लेकिन कुछ तशवीश थी कि जो टैक्स जो रेवेन्यू एक्ट है जो असेंबली ने पास किया गिलगित बल्तिस्तान की, उसको हुकूमत आवाम को समझाने में अब तक नाकाम रही कि उसमें रेवेन्यू एक्ट में है क्या। अब वो अगर ये बात लोगों को समझ में आती कि उसमें तो उन चीज़ों पर टैक्स है जो वहाँ के होटल इंडस्ट्री है या बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट या कंपनीज हैं, तो ये बात लोगों को समझ में आती कि आम आदमी के ऊपर टैक्स नहीं लगना। लेकिन ये परसेप्शन बिल्डिंग करने में हुकूमत नाकाम रही, जिस वजह से लोग नाराज हुए। और तीसरी जो बात थी यहाँ के अर्जियात और ज़मीनों का इशूज़ थे, जो लोग ये समझते हैं कि ज़मीनों पर आवाम का हक है, तो इस ज़मीनों के लैंड रिफॉर्म की बात चल रही थी। साफ़ी साहब, यहाँ पे आप जानते हैं जी भी को कि गिलगित बल्तिस्तान का जो सूबा है वो दीगर प्रोविंसेस से डिफरेंट है।
ये जो गिलगित बल्तिस्तान का प्रोविंस है, ये ग्रांट पे चल रहा है और वफाक की ग्रांट पे चल रहा है। जो भी वफाकी हुकूमत आती है तो उसका असर रसूख गिलगित बल्तिस्तान पे पड़ता है। और अगर गिलगित बल्तिस्तान में किसी और सियासी जमात की हुकूमत हो और वफाक में कोई और हो, तो उनके दरमियान जब ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो तो उस वक्त मामलात को संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि हम ग्रांट पे चल रहे हैं। तो इस वक्त जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो चुका है, गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और मरकज में पीडीएम और जो मुत्तहिदा जो अपोजिशन की जमातों की हुकूमत है, उनके दरमियान वो मामला फहमी नहीं है, उनके दरमियान ट्रस्ट नहीं है कि बिल्डिंग नहीं है, उनके दरमियान मामलात नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर गिलगित को विजिट करता है तो चीफ मिनिस्टर जो है वो उसको इस्तकबाल करने के बजाय किसी और डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है। और वफाकी उमूर कश्मीर जब गिलगित आता है तो सूबाई हुकूमत जो है उसके साथ उस तरह की मेहमान नवाजी। फिराक साहब, मुझे ज़रा एक ऐसे सूबे जाना पड़ता है कि जहाँ के वज़ीर आला की क़यादत पे सबको ट्रस्ट है, लेकिन लगता है कि उनके सूबे के अवाम यानी बलूचिस्तान के अवाम मुतमईन नहीं है। और हम देख रहे हैं कि गवादर में काफ़ी दिनों से मुजाहरे हो रहे हैं, हिदायतुल्लाह साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो सईद अली शाह साहब, ये बताइए कि जिस वज़ीर आला की क़यादत पे सबको एतमाद है, उनके दौर में ये गवादर के लोग क्यों मुतमईन नहीं हो रहे और बाकी सूबे के लोग मुतमईन है कि नहीं है? जहां तक मेरे ख्याल में आपने जो बात की, ये दिलचस्प भी है और बड़ा दुख भी होता है। लेफ्ट की हो अपोजिशन हो गवर्नमेंट हो, सबका जो है इस वक्त ट्रस्ट है चीफ मिनिस्टर मीर कुदूस बिजिंजो पर। ज़ाहिर बलूचिस्तान पार्टी मैंगल जो है वो भी सपोर्ट कर रही है, साथ ही जमीयत उलमा इस्लाम वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। एक मरतबा तो उन्होंने कहा कि हम हुकूमत में शामिल होंगे, फिर चीजें फाइनलाइज नहीं हुई, उसका नतीजा फिर ये हुआ उन्होंने कहा कि हम अभी तहरीक चलाएंगे, ठीक, अब हम सुबह के जो मसले मसाइल है उनको हाईलाइट करेंगे। तो वो मसाइल हाईलाइट नहीं हो सके। एनपीपी हुकूमत का हिस्सा है, बिल्कुल अवामी नेशनल पार्टी जो है। लेकिन अब इंटरेस्टिंगली आप भी ये सुन के हैरान होंगे और देखने वाले भी, और पीटीआई भी हुकूमत का हिस्सा है। पार्लिमानी लीडर जो है असगर खान अचिकजई, वो जाम कमाल खान के साथ है। ज़मरक खान अचिकजई जो है वो मिनिस्टर है मीर कुदूस बिजिंजो के साथ। अच्छा। तो अवामी नेशनल पार्टी जो है वो भी अमलन तकसीम है बलूचिस्तान में। और पीटीआई के पास भी दो इम्पोर्टेंट वजारतें हैं जो बड़ी पैसों वाली। ये आपने ठीक बात की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पंजाब से ज़ाहिर है वो निकल चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में नई गवर्नमेंट आ चुकी है, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत का अभी भी हिस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एजुकेशन मिनिस्ट्री उनके पास है, माइंस एंड मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, वो भी उनके पास है। तो बलूचिस्तान में कोई स्पीकर भी उनके पास है। हाँ, डिप्टी स्पीकर भी उनके पास है, बिल्कुल आपकी मालूमात ठीक है। लेकिन मैं बैक टू गवादर, देखे साफी साहब, जहां तक गवादर की बात है, गवादर जाने से पहले अब एक लिहाज से पूरी कौमी हुकूमत है बलूचिस्तान में, JUI भी मुतमईन, बाकी भी मुतमईन, तो उसके बाद बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल कम होने की बजाय बढ़ क्यों रहे हैं? और क्या बलूचिस्तान के अवाम भी कुछ मुतमईन है? हाँ बिल्कुल। एक तो आपने जो इस्तिलाह इस्तेमाल की है कौमी हुकूमत, अगर कोई आपने तस्वीर देखना है तो वो आप बलूचिस्तान में देख सकते हैं। लेकिन जहां तक लोगों की बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि बलूचिस्तान में अमलन कोई रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं है। उसका नतीजा ये है कि बलूचिस्तान में इस वक्त वर्स्ट गवर्नेंस है। वर्स्ट गवर्नेंस इन द सेंस ये है कि आप, वैसे तो मेरे ख्याल में फाइनेंशियली पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मसला है, डिफॉल्ट के खतरात है, डॉलर जो है वह कहाँ तक पहुंचा है, लेकिन ये जितने मसले मसाइल है, व्हेन इट कम्स टू बलूचिस्तान, जब आप बलूचिस्तान की बात करते हो तो फिर ये सारी चीजें जो है वो मल्टीप्लाई होती है। ज़ाहिर है बलूचिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, पहले तो कहते हैं कि जी जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है PSDP, उसके लिए पैसे नहीं है, लेकिन अमलन सूरत हाल साफी साहब ये है कि बलूचिस्तान में इस वक्त नेक्सस है, गठजोड़ है, कॉन्ट्रैक्टर, MPA और ये सारे एक्सियन SDO, और वहां पे मेरे ख्याल में वैसे करप्शन तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। वक्त की किल्लत की बाइस में जरा गवादर का मसला के पहले ये इशू उठाया हुआ था बलूचिस्तान के कौम परस्तों ने, अब वहाँ हिदायतुल्लाह साहब ने उठाया हुआ है। ये गवादर के मसले में ऐसी क्या पेचीदगी है कि वो हल होने की बजाय
दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है और किसी भी हुकूमत से वो हल नहीं हो पा रहा। देखिए, गवादर में जो मेन इशू है वो इलीगल फिशिंग, जो ट्रॉलिंग है। सिंध से खासकर इलीगल ट्रॉलर्स है वो आते हैं साफी साहब, वो एक ही अटेम्प्ट में वो गवादर के हजारों जो मछेरे हैं उनसे एक वक्त की जो मुंह का जो नवाला है वो छीन लेते हैं। इस पे अगर आपको याद है, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच भी ये कह चुके थे कि मैं ट्रॉलर माफिया के सामने बेबस हूँ। मौलाना हिदायतुर रहमान की मैं बात करूंगा, बैकग्राउंड जमात इस्लामी से है, इस वक्त भी वो सर्विंग जनरल सेक्रेटरी है जमात इस्लामी के। ये 2021 नवंबर में आपने देखा होगा इमेजेस, नेशनल मीडिया ने उसको कवर नहीं किया, कोई लगभग 5000 खवातीन वहां पे उन्होंने रैली निकाली, उन्होंने एहतजाज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मसला है ये लोग नहीं शाह साहब, हर हुकूमत बेबस क्यों है? देखिए, ये बहुत बड़े वहाँ पे जाहिर है सिंध गवर्नमेंट पे भी ये ब्लेम लगाते हैं। वहाँ पे जाहिर है जो मरीन सिक्योरिटी है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। 86,000 मचेरे हैं वहाँ पे, जो भी जाता है। एक तो हमने ये भी यकीनन एक सवाल है कि इतने बेबस क्यों है। जाहिर है एक फिशरीज का डिपार्टमेंट मौजूद है, लेकिन हमें जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, एक सेक्रेटरी, साबिक सेक्रेटरी फिशरीज है, उन्होंने थोड़ा बहुत वहाँ जो इलीगल जो ट्रॉलिंग माफिया है उनके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि वो आज तक OSD है। और साथ ही मेरे ख्याल में एक तो इलीगल फिशिंग जो है वो बहुत बड़ा मसला है। मौलाना हिदायतुर रहमान निकले, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल या नेशनल पार्टी जो बलोच कॉम्परस जमाते हैं, बयानात की हद तक तो वो इसकी मजम्मत करते थे, लेकिन अमलन जो है वो मौलाना साहब सामने आ गए। अच्छा, फिर उसका नतीजा क्या हुआ कि 5000 खवातीन उनके साथ निकली। फिर जो हाल ही में जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए 2022 में, उसमें मौलाना ने बिल्कुल जो गवादर है मुकम्मल उसको स्वीप किया, यानी 7 पॉलिटिकल पार्टीज है उन सबको जो है उन्होंने शिकस्त दी। इसके अलावा इस वक्त भी मौलाना जो है वो जेल में है, उनके तकरीबन कोई 250 लोग जो है वो भी गिरफ्तार हो गए। इसके अलावा गवादर के लोगों का ये भी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड था कि सीपेक, आप कहते हो कि गवादर जो है सीपेक का जूमर है, यानी मादे का जूमर है। अगर जूमर है तो कम से कम गवादर के लोगों का जो पीने का साफ पानी है वो मिलना चाहिए, गवादर के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अगर आप कोई स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, वो अफरादी कुव्वत में कर रहे हो या वैसी गवादर को डेवलप कर रहे हो। जूमर से हम जरा पाकिस्तान के दिल की तरफ आते हैं और सईद इमरान शफकत साहब, ये जो निगरान हुकूमत बनी है उसके बारे में 2 मुख्तलिफ राय हैं। PTI मुतरज़ है और अब जो काबीना भी उनकी बन गई है, तो आप क्या समझते हैं कि निगरान वज़ीर आला और काबीना की तकर्री मेरिट पे हुई है, और क्या ये सूबे के हालात को कुछ बेहतर बना सकेगी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकेगी? देखें, ये जो निगरान गवर्नमेंट बनी है, जो वज़ीर आला साहब आए हैं, ये तो इमरान खान साहब हमें एक लतीफ़ा सुना रहे हैं। मैं माफ़ी के साथ ही ये बात बयान करूँगा कि ख़ुद उन्होंने अपनी गवर्नमेंट तोड़ी और असम्बली तोड़ी और फिर मौका दिया अपने सियासी मुखालफिन को कि वो सियासी जवाब उनको उसी तरह से दें, वो जिस तरह पिछले 8-9 महीने से इस तरह की सियासी चालबाजियाँ कर रहे हैं, उसके जवाब में उन्होंने वही करना था जो हुआ। अब जो कल परवेज़ इलाही साहब ने जो बात की और फिर जिससे उन्होंने थोड़ा सा वो वापस भी हुए, उन्होंने माजरत भी की, लेकिन जो तंज़ उन्होंने किया है वो बड़ा गहरा तंज़ था। उन्होंने कहा कि जी कि ये मुझे दबाव था, असम्बली तोड़ो। वो बुनियादी तौर पर पंजाबी में हम कहते हैं हुण मज़े लो। तो वो खान साहब को ये कह रहे थे कि अब आप मज़े लें। फिर कल जिस तरह की खबरें आ रही थी कि खान साहब बहुत परेशान हैं, और आज भी वो पता चला है कि आला अदलिया में उन्होंने चैलेंज कर दिया है निगरान गवर्नमेंट का, यानी मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट को। तो मोहसिन नकवी साहब हों या कोई और गवर्नमेंट हो, निगरान गवर्नमेंट, उसका जो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उनका किरदार बड़ा महदूद होता है। वो इलेक्शन कमीशन बेसिकली ऊपर बैठा होता है, और यूँ ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा, उनके जितने इख्तियारात हैं अभी तक जो उनके पास हैं मामलात सूबे के चलाने के लिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के, इस तरह की चीज़ों के, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो बेसिकली तो उन्होंने वो जो डे टू डे जो अफेयर्स हैं उनको चलाना है। लेकिन इमरान खान साहब को कोई और ही खौफ है, कोई और ही शक है। और फिर जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर और अपनी उनके जिस तरह सोशल मीडिया की टीम्स हैं
उन्होंने जो तासुर देने की कोशिश की कि मोहसिन नकवी साहब के पीछे कौन है, वो ख़ास किस्म की वीडियोस चला के, तो वो तासुर ये लोगों में दे रहे हैं कि ये हमारे साथ हाथ हो गया है और हमारे साथ बड़ी कोई ज़्यादती होने वाली है। अब वो होनी है नहीं होनी, वो तो जब वक्त आएगा तो पता चलेगा। मेरा वैसे ज़ाती ख्याल है कि शायद कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन पंजाब की हद तक जिस तरह इमरान खान साहब की पार्टी ने पंजाब में सर्व किया है, तो शायद इलेक्शन में उनको वो मतलूबा नताइज जिस तरह से ना मिल सकें। ये भी खौफ हो सकता है कि वो जिस तरह प्रोपोगेट कर रहे हैं कि जी कि हमारा शायद मैंडेट चोरी करने के लिए मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट हुई है, इस तरह की कोई बात। अच्छा रिफ़तुल्लाह रज़ी साहब, खैबर पख्तूनख्वा में जो वज़ीर आला का तकर्रुर, एक तो ये कि कैसे JUI और PTI इतने प्यार और मोहब्बत से हंसते मुस्कराते, अकरम दुरानी साहब अकेले थे, वो 3 थे, तो ये आज़म खान साहब के नाम पे इत्तेफाक कैसे हो गया? और दूसरा जो निगरान काबीना बनी है, आप क्या समझते हैं कि वो मेरिट के बुनियाद पे बनी है या कि नहीं, उसमें मखसूस पार्टियों के मखसूस नुमाइंदे हैं या ATMs हैं? जब ये निगरान हुकूमत के लिए मशावरत हो रही थी तो उससे पहले तो जो JUI है, यानी वो दुरानी साहब और वज़ीर आला साहब उस वक्त के महमूद खान साहब एक दूसरे के खिलाफ ऐसे बयान देते थे कि हम एक दूसरे का शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं थे, वो बल्कि कहते थे ऑन द रिकॉर्ड। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, बिल्कुल इनका तो नाम भी नहीं था। मैं इसलिए अपने जवानों से कहता हूँ कि खुदा के बंदो, इसको इस्लाम और कुफर और हक और बातिल की जंग ना बनाओ, ये सियासत हो रही है। बिल्कुल, आज़म खान साहब ने खुद जो है ना एक बयान दिया है कि उसके बेटे ने उसको फ़ोन किया कि बाबा आपकी जो है ना वो TV पे नाम चल रहा है कि आप जो है ना निगरान वज़ीर आला बना दिए गए। तो ये तो बिल्कुल उसकी खुद जो है ना उन्होंने बात की है, तो अचानक से बस। लेकिन ये है कि अच्छा हुआ कि जो है ना सारी सियासी जमात एक मुतफ़क़े फ़ैसला किया, जैसे अब पंजाब में एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, ठीक, तो वो तो ठीक हुआ। उसके बाद जो निगरान काबीना आई है, तो निगरान काबीना में तकरीबन जो 14-15 वज़रा लिए गए हैं, कल उन्होंने हल्फ भी उठा लिया है, उसमें ज़्यादातर जो है वो ATM है। और एक मरतबा किसके ATMs हैं? ये JUI जो है ना उन्होंने फिर से जो है ना ज़्यादा शेयर ले लिया है। अच्छा, यानी उनके जिस तरह मरकज़ में भी शेयर ज़्यादा था, सूबे में उनका गवर्नर भी है, तो अब इस काबीना में भी उनके 4 वज़ारात आ गए हैं और इसमें कुछ जो है ना मौलाना बाजी ले गए। अच्छा, हस्बे आदत। बिल्कुल, कुछ तो गुलाम अली साहब के अपने दोस्त भी हैं। हाँ। वो भी मतलब उसके ज़ाहिर है कि आप JUI के कोटे में डालते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो है ना वो हम सब जानते हैं कि सुना है कुछ वज़रा बज़ाहिर NP के कोटे में, लेकिन है गुलाम अली साहब के। इस तरह की बातें भी हो रही हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, एक वज़ीर उसमें ऐसे है। हाँ। तो तकरीबन यानी 7-8 तो जो है ना वो सारे उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट है, अमीर, बड़े अमीर कबीर लोग हैं, तो ATM है, सब कहते हैं। और जाहिर है कि जब JUI के में जो है ना ये 4 लोग लिए गए हैं, तो उसमें शुरू में जलील जान साहब का नाम भी था। तो जलील जान साहब को हम कह रहे थे कि आप ATM नहीं है, आप नहीं आएंगे, तो वही हुआ। हालांकि सबसे ज़्यादा अगर कारकुन है तो आप देखें कई सालों से जो है ना वो इंफॉर्मेशन के ओहदे पे वहाँ पे जो JUI के, तो इसमें तो न्यूट्रल लोग होने चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन सारे जान साहब तो उनके बर्द मुजाहिद है, मौलाना फजल रहमान नहीं, तो इसमें भी सारे जो है ना वो तो कोटा दिया गया है। इसमें कौन है, सारी सियासी जमातों के लोग हैं ना। इसमें जो भी आए हैं, अब आप मुझे बताएं कि इसमें हर जमात की उनको कोटा दिया गया है, जैसे अपना एक कोटा होता है। तो ANP के कोटे में 2 आए हैं, एक शाहिद खान खटक साहब है, वो ANP के। PTI को कोटा दिया गया, शेरा है, PTI के लोग इसमें नहीं है। अब ये तो फिर तो PTI का एतराज़ जायज़ है और इस हुकूमत से फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तवक्को की जा सकती है। तो अब ये है कि ये सवालात तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें ये भी है कि जो असल इलेक्शन के अंदर जो इन्वॉल्व होती है वो ज़ाहिर है कि ब्यूरोक्रेसी होती है, जिसमें अब DC जो है ना उसका बड़ा किरदार होता है। तो ये वज़रा जो है ना ये एक लिहाज से जो है ना असरअंदाज तो होंगे, लेकिन उस तरह जो है ना डायरेक्ट नहीं है। जैसे इलेक्शन कमीशन होता है, उसका एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो नज़र रखती है। लेकिन इसमें ये भी एक बात है कि जिस तरह पंजाब के अंदर सारी जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गई जब नई हुकूमत आई, पख्तूनख्वा के अंदर वही लोग हैं, चीफ सेक्रेटरी भी वही है, IG भी वही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है ना ये उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो पुराने PTI के दौर में हुए थे उनको हटाया जाए, लेकिन यहाँ पे नहीं हटाया गया अभी तक। हाँ, ये अजीब मामला है कि पंजाब में तो चलो निगरान हुकूमत अपनी ब्यूरोक्रेसी की टीम ले आई, तो फिर इलेक्शन कमीशन का इतलाक हो गया जी। वहाँ पे तो महमूद खान साहब के लोग रह गए ना, ये वही है, ये अभी तक। और आखिरी हफ्ते में तो उन्होंने धड़ाधड़ तकर्री और तबादले किए, वो किए हैं ना, इसी के ऊपर जो है ना वो ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक जो है ना, और हमें लग भी ऐसा रहा है कि जिस तरह निगरान, चलो बैलेंस हो गया, ब्यूरोक्रेसी महमूद खान की हो गई और इमरान खान की हो गई और आजम खान की हो गई, ये भी इम्कान है। और
वज़रा जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के हो गए। ये इम्कान मौजूद है बिल्कुल कि अगर मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको क़त्ल कलामी के लिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि 6 यूनिट्स हैं और मुसलसल मीडिया में वो 20-30 साल से सुबह इग्नोर हो रहे हैं, तो एक प्रोग्राम में अहाता नहीं हो सकता। तशनगी रही मुझे भी तमाम मेहमानों से सुनने का, लेकिन ये हमारा वादा है कि ये सिलसिला हम बरकरार रखेंगे और अगले हफ्ते भी हम इसी तरह जो मुख्तलिफ़ वफाकी यूनिट्स हैं उनके मसाइल को अपने मेहमानों के साथ उसका तज़किरा करेंगे। आज चूँकि वक्त मज़ीद इजाज़त नहीं देता, इसलिए मेहमानों के शुक्रिया और उनके से माज़रत के साथ आज के जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।